हेलो सर, हाय। वेलकम। आप हम लोग ये कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करने से पहले यही जानेंगे कि आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी और वहाँ से हम लोग इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। ओके। मेरा नाम है उल्लास शशिकांत टेड़ेकर। मेरा जर्नी तो बहुत एक्साइटिंग है, आपको तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरा नाम उल्लास है, उसका मीनिंग ही हैप्पीनेस है। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम मुझे सार्थक करना है, लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस फैलाना है। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। अ, मैं तो इंजीनियरिंग किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है मेरा। बट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, वहाँ से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैंने इंजीनियरिंग किया है 24 साल पहले। 22 साल सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ और अलग अलग लेवल पे काम कर चुका हूँ, जैसे कि सीएमसी लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस, सीमेंस, मर्सिडीज बेंज, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेजोन इंडिया। तो लास्ट में 2 साल पहले जब रिटायरमेंट लिया तो मेरा डिजिग्नेशन था सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट फॉर स्टार्टअप सेगमेंट। ओके। तो बहुत अच्छे रोल पे, बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करने के बाद मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। और उसके बाद डिसाइड किया कि भाई बस हो गया अभी टेक्निकल फील्ड, तो छोड़ दिया एक दिन। उसके लिए सोचा, ऐसा ही नहीं कि भाई खटक से जो डिसीजन लेते हैं वैसा नहीं है। 2-3 महीने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, उसके बाद छोड़ दिया। उसमें बस छोड़ते वक्त एक मेरे बेटी को क्वेश्चन पूछा था कि ये कर दूँ क्या। तो बोली कि आपको जो पसंद आता है वो कर लो। और मेरी 7 साल 7th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, उसने इतने सिंपल से मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो मेरा डिसीजन हो चुका था, वो बस उसको 100% कन्फर्म हो गया, वैलिडेशन। वैलिडेशन मिल गया। और बेटी से मिल गया, सबसे घर की छोटी मेंबर से मिल गया, तो बाकी कुछ बनता ही नहीं। फिर ले लिया मैंने डिसीजन। सर, आपने कहा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने एट द एज ऑफ, आई मीन विद इन जो 40, रिटायर एट 40, आई थिंक दैट्स द ड्रीम आजकल के लिए। ये कैसे हुआ सर? ओके। तो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट नहीं लिया, टू बी फ्रैंक। हम्म। एक बस मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना था, और फाइनेंशियल फ्रीडम का हर एक का डिफिनेशन अलग है। मेरा डिफिनेशन अलग है, बताऊंगा मैं वो भी। बट वो जर्नी तो स्मूथ नहीं था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, वो क्या बोलते हैं कि वो सोने का चम्मच लेके मुंह में जो जन्म लेते, वैसा तो मेरा कंडीशन नहीं था। तो एकदम नॉर्मल रूटीन जो है, मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है। तो वहाँ से शुरुआत किया ज़िंदगी का। और कुछ गलतियाँ किया है लाइफ में, फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो बोलते हैं। कोई लोग छोटी करती है, कोई लोग बड़े करते हैं, तो बड़े में मेरा नाम आता है। तो उसके बारे में सर कुछ थोड़ा बताएंगे, अगर आपको कोई ज़रूर प्रॉब्लम ना हो। ज़रूर ज़रूर। तो एट द एज ऑफ 33 मैंने एक गलती की। इतनी बड़ी गलती की, उसमें मैंने 34 lakhs गवा दिए। ओके। और गवा दिए तो मैं उसको अभी गलती नहीं बोलता, उस टाइम पे गलती बोलता था। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्यों क्यों हुआ। तो मेरे पास लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी थी नहीं। और किसी की एडवाइस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया और पैसा पूरा डूब गया। वो आदमी पैसा लेके भाग गया। ओके, ये नॉर्मल, आपने तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है। मैं मैं उसका खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मगर उसके बाद 6 महीना 8 महीना वो हैंडल करना उस गलती को, या जो भी इम्पैक्ट हुआ है, हम्म। इतना इजी नहीं था। बट एक दिन ऐसा ही एक मेडिटेशन करते वक्त ख्याल आ गया, यार वो गलती नहीं है। ओके, हम्म। वो एक गुरु दक्षिणा है। हम्म। ओके। क्योंकि 34 lakhs का फीस देके मैंने एक लाइफ में लेसन सीखा है कि भाई तू नॉलेज न लेते वक्त, और तू जिसमें तेरा कुछ अवेयरनेस नहीं है, उसमें जाके किसी के कहने पे इतना पैसा क्यों लगा दिया। हम्म। ओके। तो गलती नहीं, गलती का एहसास हो गया। हम्म। उसको मैं गुरु दक्षिणा अभी भी बोलता हूँ, तो अभी उसके लिए बुरा नहीं लगता। हम्म।
और जिस दिन मुझे पता चला कि मैंने गुरु दक्षिणा दे के बहुत बड़ा लाइफ का लेसन सीखा है, उस दिन से तो मैं वो दुख से मुक्ति हो गई मेरी। ओके, तो फिर उसके बाद लाइफ तो पूरा क्या बोलते हैं, पूरा रायता फैल गया था लाइफ में, जो हिंदी में बहुत सारे डायलॉग्स बोलते हैं कि अभी उसको पूरा क्लीन करना है, तो साफ करना है। तो शुरुआत हो गई। डिसीजंस लेना बहुत सिंपल था, क्योंकि अभी डिसीजन ही नहीं लेना था। बस जो लोगों का कर्जा हुआ था पैसा लेने के बाद, वो चुकता करना था। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको रीपे कर सकूँ, जितने जल्दी से जल्दी रीपे कर सकूँ, इतना ही प्लान था। एक्चुअली वही प्लान था। करेक्ट। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि क्या कर सकते हैं, तो मेरी कमाई बढ़ा सकता हूँ, खर्चे कम कर सकता हूँ, और जितने जल्दी जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसको पहले देके ख़त्म करना है टेंशन। करेक्ट। तो खर्चा तो कम कर लिया। नॉर्मल हम मिडिल क्लास लाइफ ही जी रहे थे, ऐसा कोई फैंसी लाइफ तो नहीं है, अभी भी नहीं है। तो खर्चा कम करने का सवाल ही नहीं था, उससे ज़्यादा खर्चा कम कर ही नहीं सकते थे। तो एक ही मेरे पास एक रास्ता था कि हमारा इनकम बढ़ाना। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते थे? मेहनत। तो मेहनत कर सकते थे, और नौकरी जो थी मेरी सॉफ्टवेयर में, उसमें तरक्की कर सकते थे। तो तरक्की नॉर्मल स्टैंडर्ड वे से हम जाते हैं तो 5-10% होती है, राइट। तो मैंने बोला कि यार ये मैं करता रहूँगा तो मुझे 10-15 साल 20 साल भी मैं कर्जा चुकता नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करना है? तो मैं बैंक ऑफ अमेरिका में था तब। मैं ऑब्जर्व करता था कि मेरे मैनेजर के मैनेजर कैसे बिहेव करते हैं, उनका सोच क्या है, वो बोलते कैसे हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। 3 लेवल ऊपर की सोच मैंने रखना शुरू किया। उस लेवल की सोच से मैंने काम करना शुरू किया, और मेहनत करने की तो आदत थी। तो 4 लोगों का काम मैं अकेले कर लेता था, और कुछ पाने के लिए कभी किया ही नहीं। बट वो बाद में इतना उनको भी आदत हो गई कि 1.5 साल में मेरा पहला प्रमोशन हो गया। जब मैंने बैंक ऑफ अमेरिका छोड़ी तब मेरा प्रमोशन ड्यू था, और मैं एवीपी के पोजीशन में प्रमोट होने ही वाला था। बट उस टाइम में मैं अमेज़न ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। तो ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम उतनी ऊंची सोच रखते ही नहीं है। अभी वो जो मेरे सर है, वो तो बैंक ऑफ अमेरिका के टॉप 1 और 2 इंडियन रैंकिंग के लीडर है। ओके, तो वो इतने बड़े हो चुके हैं, मैं उनकी सोच उनको ऑब्जर्व करता था। हम क्या कर सकते हैं कि हमें बताने के लिए कोई नहीं, तो मिमिक करो, किसी का कॉपी करो, और वो अच्छा बंदा रहे, उतने लेवल तक पहुंचा है, वो कॉपी कर लो। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका वर्क स्टाइल अडॉप्ट किया, उनकी सोच मैंने अडॉप्ट की, और मैं इतनी जल्दी निकल पाया। सर, फिर आप सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के पोजीशन पे थे, मतलब दैट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, वहाँ से अभी आप एक काफ़ी सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र है। सर, ये कैसे स्विच हो गया आपके लाइफ में? ओके, तो अभी तो आपको ट्रेलर तो पता चल चुका है कि मैंने पूरा कुछ गवा दिया था एट द एज ऑफ 33। बट मेरा एटीट्यूड चेंज कर दिया, माइंडसेट चेंज कर दिया, मेहनत कर दी। तो पिछले अगले 11 साल में, मीन्स एट द एज ऑफ 44, आई अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फाइनेंशियली फ्री हो गया। अभी तो पैसा कमाने के लिए जॉब करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा घर उस पर चलता नहीं है। तो मुझे जस्ट काम करना था मेरे खुद के खुशी के लिए। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई, और बैक टू बैक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था उनके घर में। और पूरा वो जो 9 हफ्ते का जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 10-15 साल में जितना कमाया था उतना उन्होंने गवा दिया, क्योंकि कोई इंश्योरेंस कवर ही नहीं था उनके पास। फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। और मैं जो 33 के एज में पूरे रास्ते पे आ गया था, वही सिचुएशन मेरे सामने फिर से आ गई कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, बट मेरी एक रिलेटिव वो पूरे रास्ते पे आ गई, पूरी फैमिली, उनके पास इनकम सोर्स ही नहीं है। ओके, तो ये जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उस टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। अभी भी सिचुएशन वही है। ओके,
मीन्स हमारे सोसाइटी में इतनी सारी फैमिलीज है, इतनी सारी स्ट्रगल चल रहा है, पैसा कमाना पता है मगर उसको रख के संभाल के बढ़ाना पता नहीं है, या ऐसी कोई किसी के पास चैलेंजेस आ गई तो उनको फेस कैसे करना है वो पता नहीं है। और शायद मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सीख गया, वो जो इंसिडेंट हुआ तो मैंने बोला कि यार 44 में मैं तो उस ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका हूँ कि फाइनेंशियली फ्री है, अभी तो पैसे के लिए तो काम नहीं करना है। करेक्ट। तो हम क्यों ना हम बाकी लोगों की लाइफ चेंज कर सके, उनके लाइफ में कुछ खुशी ला सके। तो ये शुरुआत की और देखते देखते अभी 1.5 साल में 650 फैमिलीज तक मेरी जर्नी पहुंच चुकी है और वो हज़ारों लाखों में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी। ये हमारी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और ज़रूर होगी। तो इसी से जुड़ा एक अगला सवाल था कि आपने ये काम करना शुरू किया, ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग और इंसाइटफुल इवेंट था आपके लिए, इतनी एक बड़ी मतलब आपकी खुद की जर्नी एंड आपके आजू बाजू वालों की भी जर्नी। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, इसमें एसेट प्लस की आपको कैसे मदद हुई? ओके, तो मैं तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था, एसेट प्लस जैसा सॉल्यूशन मैं खुद बना सकता था कोई टीम की एफर्ट लेके, बट हर प्रॉब्लम ज़िंदगी की खुद सॉल्व नहीं करनी चाहिए। ओके, जो उसमें बहुत माहिर है उसके पास जाके सॉल्यूशन लेना चाहिए। मैंने सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के रोल में समझ चुका था, क्योंकि हर प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, इतनी वास्ट कंपनी है, वास्ट, मैं अमेज़न में था तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते थे कि एक ही मीन्स इतने सारे सवालों का मैं अकेले जवाब नहीं दे सकता था, राइट। तो मैं मेरे कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे पूछता था, उनसे गाइडेंस लेता था, फिर मेरा खुद का थॉट प्रोसेस अप्लाई करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। ओके, तो ज़िंदगी में हर एक की मदद लेनी चाहिए। Correct. जिस मोड पे हम हैं कि ज़िंदगी के, मेरे एक दोस्त भाई जो है वो बोलता है कि जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल है उसको प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए छोड़ना चाहिए, सब प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं करनी है। करेक्ट सर। ओके, जो आप जिसमें माहिर है उस वो प्रॉब्लम आप हैंडल करो, जो नहीं है वो छोड़ दो दूसरों के भरोसे। करेक्ट। और फिर मैं सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एज रोल में था, रिटायरमेंट ले चुका था, इंडस्ट्रीज को मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था, स्टार्टअप्स कंपनीज को, ऑलमोस्ट 2464 स्टार्टअप्स को गाइड करता था मैं। तो मेरे लिए मुझे अभी बात पता चला कि लोगों की मदद करनी है। मैंने जो 11 साल में जो अचीव किया है वो कोई भी अचीव कर सकता है, मुझे भरोसा है। और तो फिर मैंने क्या किया कि मेरा जो 11 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी है वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए। एग्जीक्यूशन तो मैं कर सकता था प्लानिंग के लेवल पे, बट वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए मेरे पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था। तो आप ट्रेडिशनल वे से जाते हैं तो क्या करना है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस में जाके और इंडिविजुअल फिजिकल फॉर्म्स पे सबमिट करने हैं, और वो टीडीएस प्रोजेक्ट काम था, क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए आधा घंटा गंवाना। ओके, और किसी का 10 फॉर्म्स भरने हैं या उसका 5-10 हज़ार मंथली का इन्वेस्ट, तो वो 5-5, 6-6 घंटे कौन गवाएगा। तो टेक सेवी तो हूँ ही मैं, तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये जो है, जो अवॉइड कर सकते हैं काम, रिपीटेटिव प्रोसेसेस है, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किया और बाद में एसेट प्लस के पास भी मैं आया, और मुझे इतना ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, इतना सिंपल है, इजी है, इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। और जब मेरा रिलेशनशिप मैनेजर एक उस टाइम पे थे हिमांशु, उनसे बात हुई और उन्होंने इतना इन डेप्थ जाके हेल्प प्रोवाइड करने का कोशिश किया और मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, मैंने खुद यूज़ कर दिया, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट में यूज़ करता था सॉल्यूशंस, तो एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हमें वो इम्प्लीमेंट करना ही है, चेकिंग करना ही है। तो उस लेवल पे चेकिंग कर लिया, आई फेल्ट इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रस्ट। तो मैंने शुरू किया, और ये जो 1.5 साल का जो मेरा जर्नी है, 1.5-2 साल का एसेट प्लस के साथ, तो ये 650 फैमिली जो ज्वाइन हो चुकी है हमसे, हमारे साथ, तो पॉसिबल ही नहीं था
प्रैक्टिकल वे से हम फिजिकली काम करते तो टेक्नोलॉजी जहाँ चाहिए वहाँ इस्तेमाल ही करना है। तो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द एसेट प्लस टीम एंड इट्स मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है कि इस ग्रास रूट लेवल तक टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करने के लिए रेडी है, तैयार है, और टेक्नोलॉजी यूज़ भी की जा रही है। ये बहुत मतलब बड़ी बात है, और यही विजन भी है, मिशन भी है हमारा। सर, एक मेरा थोड़ा हटके सवाल है। आपके कंपनी का नाम है ज़ेन वेल्थ फॉर यू। सर, उसके पीछे का लॉजिक बताइए सर। ओके, तो ज़िंदगी ने तो बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, और फिर उसका एक छोटा सा पार्ट है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं या संस्कृत में क्या बोलते हैं? ध्यान। ओके, वो ध्यान जो शब्द है वो चाइना से जापान तक जब चला गया तो उसको बोलते हैं अपभ्रंश होके उसका नाम ध्यान का हो गया ज़ेन। जापानीज में ध्यान को बोलते हैं ज़ेन। एंड मुझे जापान के प्रति बहुत आदर है, क्योंकि जिन्होंने पूरा ज़ीरो लेवल से लेके फिर से वर्ल्ड के अभी टॉप 10 इकोनॉमिक्स में है, उस लेवल पे जिन्होंने प्रोग्रेस किया उनके लिए तो मेरे पास बहुत सम्मान है। तो ज़ेन उधर से मैंने उठाया। ओके, ज़ेन इंडिकेट करता है आप जागरूक रह के काम कर रहे हैं। करेक्ट, जो काम करते हो अवेयरनेस के साथ करते हैं। करेक्ट। ओके, और वेल्थ सबको पता है, संपत्ति, समृद्धि, और फॉर यू आपके लिए। तो जो जागरूक रह के जो संपत्ति कमानी है, बनानी है, और वो आपके लिए बनानी है, तो ये पर्पज़ ही है कि आप अमीर हो जाओ, करेक्ट, आप खुश हो जाओ। इस पर्पज़ से शुरू किया है, इसलिए तो उसका नाम है ज़ेन वेल्थ फॉर यू। क्या बात है सर, ये बहुत मतलब ये बहुत डीप थॉट प्रोसेस है। जनरली अवेयरनेस ये आजकल का बहुत बड़ा बज़वर्ड है, सब जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपने तो आपके बिजनेस में ही उसको लेके आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, अभी आपने एक बहुत रिसेंटली एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है 1 करोड़ एसआईपी बुक का। सर, उसके जर्नी के बारे में बताइए। ओके, तो बहुत सुंदर जर्नी है, क्योंकि मैंने एक बीच में थॉट पढ़ा था कि आपको कहीं जाना है तो आप एक तो गोल के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो आप जर्नी के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं तो अलग टाइप का बंदा हूँ, तो मैं दोनों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जो भी जर्नी है उसके बारे में भी सोचना है, वो भी एंजॉय करनी है। जहाँ जाना है उधर तक जाना है, बट वो एक लास्ट का फाइनल मुकाम नहीं कभी होता है। तो ये जो शुरू किया है तो ऐसा कोई गोल अचीव नहीं करना था कि 1 करोड़ एसआईपी बुक बनाना है या कुछ करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसको एयूएम बोलते हैं वो बनाना है। करेक्ट। वो कोई दिमाग में था ही नहीं। दिमाग में था बस जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरा जो नॉलेज है, जितना मैंने परिस्थिति ने मुझे सिखाया, तो मुझे डिलीवर करना था, लोगों के पास देना था। तो मैं बस शुरुआत किया, लोगों को ही पसंद आना शुरू हो गया। तो एक भी कुछ मार्केटिंग का मैंने कुछ एफर्ट्स डाले नहीं है। एंड द बेस्ट मार्केटिंग इज यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी ऑन द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के ऊपर मैं खर्चा किया ही नहीं। मीन्स ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि बड़ा बनना है, इतना कुछ बनाना है, ये कोई सपना नहीं था। बस जितने फैमिलीज को हेल्प करना है, तो वो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ना मकसद देखा कि उसके बारे में पैसा कमाना मकसद नहीं है। ओके, तो हमारे पास तो अभी हम किसी से कुछ चार्ज ही नहीं लेते हैं। करेक्ट। ओके, तो वो पैसा कमाना मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेरा खुद का कमा के रखा है, बस हेल्प करने के लिए शुरू किया है। मेरा दोस्त तो इसको बोलता है कि यार ये तो हम यहाँ आके लोग ना दुख मुक्त हो जाते हैं। ओके, तो वैसा ही लोगों को फीलिंग आना शुरू किया। लोग आते हैं टेंशन फ्री होके जाते हैं। हमारे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड भी है कि आते वक्त जूते, चिंता और आपके पूरे टेंशन बाहर रख के निश्चिंत होके आइए। ओके, तो इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटलीस्ट आपका कुछ बर्डन हम इजीली कम कर सकते हैं। तो लोग आते गए, उन्होंने ही माउथ पब्लिसिटी कर दिया। एक से शुरुआत हो गई, अभी 650 फैमिलीज इकट्ठा हो गई, और ये अचीवमेंट हमारा नहीं है, ये अचीवमेंट 650 फैमिलीज का है। तो मैं उनके लिए वो ग्रेटफुल हूँ
कि जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा। करेक्ट है सर। आप ना आपके अभी जब जितना हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक चीज़ उभर के आ रही है उसमें, आप थॉट प्रोसेस, विचार, और विचार बदलने के वजह से होने वाला जो चेंज है उसके बारे में आप काफ़ी बता रहे हैं सर। आई थिंक मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा होगा कि लोगों की विचार सरणी को बदलना जो होता है, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है सर। आपने उसको कैसे हैंडल किया और उसके लिए क्या किया आपने? ओके, तो बदल कब जा सकता है, किसी चीज़ को हम कब बदल सकते हैं? पहले तो हमें अवेयरनेस ही होना चाहिए कि मेरी जो विचार सरणी है वो सही है क्या गलत है। हम लेबल नहीं लगाएंगे, करेक्ट। बट इससे भी बेहतर कर सकते हैं जिंदगी में। मीन्स कोई बच्चा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको पता ही नहीं 10th में जाना है, उसके बाद ग्रेजुएशन जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ओके, करेक्ट। आगे बढ़ना है, ये पता ही नहीं, पेरेंट्स को बनाना पड़ता है उसका प्लान। करेक्ट। ओके, करेक्ट। मगर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम बस वो क्या बोलते हैं, संस्कृत में एक बहुत अच्छा वर्ड है, गतानुगतिको लोको। म्हणजे बस वो एक दूसरे के पीछे अंधे जैसे जाते हैं, जिंदगी जीते हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं, कैसे जी रहे हैं पता नहीं, बस जीना है, एक एक दिन ढकलते रहते हैं जिंदगी में। वो एक्चुअली जिंदगी जीना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे पास जब लोग आते हैं ना, कि पूरा हमें पता चलता है कि यार इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ भी प्लान किए हैं वो सोच समझ के किए ही नहीं है। हम खुद नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसी को घर बनाना है, बंगलो बनाना है, तो वो कहाँ से शुरुआत करता है। जो प्लॉट लेता है वो भी सोच समझ के लेता है, उसके बाद आर्किटेक्ट इंजीनियर को हायर करता है, प्लान बनाता है। ओके, जिस चीज़ के लिए मीन्स वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का जो घर है उसके लिए आप इतना सारा प्लानिंग करते हैं। या एकदम सबसे छोटी चीज़ मैं बोलता हूँ, आप 4 दिन की ट्रिप के लिए जाते हैं तो कितने दिन सोचते हैं उसके लिए पहले। करेक्ट। तो 15-20 दिन पहले बुकिंग से लेके, या ट्रेन से जाने वाले हैं तो 3 महीने पहले बुकिंग के बारे में सोचते हैं। तो 4 दिन की जर्नी के लिए आप 15 दिन या 3 महीने पहले सोचते हैं। आपके लाइफ के लिए कोई सोचता ही नहीं है, जो 100 साल, 50 साल, 80 साल जीनी है, वो प्लानिंग ही नहीं है किसी के पास। ये हमें समझ में आ गया है। तो लोगों को बता दिया है कि हमारे पास लोग आते हैं प्रॉब्लम लेके, ऐसे लिस्ट प्रॉब्लम रहती है, इतने गोल अचीव करने हैं। करेक्ट। और हमने ऐसा सॉल्यूशन देना शुरू किया, तो 1 घंटे में वो सब प्रॉब्लम, जैसे वो प्रॉब्लम नहीं रहते, मैं इसको प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम बोलता नहीं, मैं उनको बोलता हूँ चैलेंजेस। ओके, तो वो चैलेंजेस मैं बोलता हूँ, और वो उनके सामने बस उसको डिसेक्ट कर दिया कि भाई ये 4 स्टेप्स आप ले लो, आपके 15 प्रॉब्लम्स या 15 चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। तो उनको पता चलता है कि यार मैंने जो किया है अभी तक वो मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो बदले बिना मैं आगे नहीं जा सकता। जा तो सकते हैं, मगर वो मैराथन नहीं भाग सकते। स्प्रिंट खेल सकता हूँ मैं, बस 10-15 मिनट के लिए दौड़ना है उतना कर सकता हूँ, मैराथन तो नहीं भाग सकता। तो मैं वो बता दिया है ना, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। बट उसमें भी लोग स्लो होते हैं, कोई फास्ट डिसीजंस लेते हैं, कोई स्लो लेते हैं। जिनको मीन्स सबको पता चला कि अभी बदलना है, तो कोई 1-2 स्टेप्स लेता है, कोई पूरा 100% स्टेप्स लेता है। जो पूरा 100% चेंज होने का कोशिश करता है उसके लिए रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो 6 महीने में एक्चुअली उनका पूरा जो फाइनेंशियल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। जो 100% पोटेंशियल खुद का यूज करता है वो। करेक्ट सर। आप आज एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आप जानते हैं कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा महत्व है लोगों की ज़िंदगी में। तो आप अगर हमें कुछ उसके बारे में बताएं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, और अगर आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको आप ये कैसे समझाते हैं कि अगर आपका एसआईपी या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, अगर उसमें 1-2 बार अगर मिसमैच हो जाता है, ऊपर-नीचे हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएँगे तो? ओके, तो इसके लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सुंदर है। मीन्स हमने अपने जीवन में वो यूज़ करना चाहिए कि आप
एक पेज डेली पढ़ना शुरू किया, हम्म ओके, तो 1 साल में 365 पेजेस पढ़ सकते हो। और एक पेज पढ़ने के लिए कितना मिनट लगता है? 5 या 10 मिनट। तो 10 मिनट लेके आप कम से कम 2 बुक साल में ख़त्म कर सकते हो। 10 साल में 20 बुक्स, 40 साल में 80 बुक्स। और ये 80 तक नहीं होता है, वो कभी-कभी 400-500 भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार आपको अच्छी आदत लग गई तो आप 10 मिनट नहीं पढ़ते, 20 मिनट शुरू होता है, आधा घंटा हो जाता है। कभी आपका नॉलेज बढ़ता है, इमेजिनेशन बढ़ता है। तो ये जो रीडिंग का जैसा 5 मिनट से शुरू किया हुआ आदत है, वो आपको बहुत गुणी बना सकता है, बहुत ज्ञानी बना सकता है। करेक्ट इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। करेक्ट ओके, वो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि आप ज़िंदगी में 0.1% डेली इम्प्रूवमेंट करोगे तो 1 साल में 37 टाइम्स आपकी ग्रोथ हो जाएगी। बहुत सारे लोग 37 टाइम्स ही सुनते हैं, उतना ही पता है, बट उसका कंपाउंडिंग 1 साल के बदले 10 साल किया तो ओके, वो इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में हो जाएगा। करेक्ट ओके, क्योंकि लोग बस 1 साल तक का कंपाउंडिंग दिखते हैं, मैं 15 साल 50 साल का कंपाउंडिंग दिखता हूँ। करेक्ट तो प्लानिंग कैसा होना चाहिए? वो सोच समझ के होना चाहिए। तो मैं आपने कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा, तो ये समझो यही कंसिस्टेंसी आप इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं तो आप करोड़पति तो आराम से हो सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि किसी को भी करोड़पति बनना आसान है, कितना भी सैलरी होने दो, ही कैन बिकम करोड़पति। टाइम वेरी हो सकता है, टाइम वेरी हो सकता है। ओके, उतना पेशेंस उसके पास है तो करोड़पति बन सकता है। मैं बॉन्ड पेपर पे भी लिख के देने वाला रेडी हूँ उसके लिए। और करोड़पति बनना बहुत आसान है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। करेक्ट और इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे जाके और एक चीज़, वो एडवाइस भी बोल सकते हैं, बोनस पॉइंट भी बोल सकते हैं कि इंडिया में क्रिकेट बहुत देखा जाता है, राइट? तो हमें क्या पसंद है कि 4s एंड 6s लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं कि 4 मारा 6 मारा तो बहुत एंजॉय करते हैं, बट 1 या 2 रन लेने का भी उतना ही ज़रूरत होता है जितना 4 एंड 6। तो 1 या 2 रन है वो SIP है, 4 एंड 6 है उसको आप लमसम पकड़ सकते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन और आप आराम से जल्दी अमीर हो सकते हैं। वेरी वेल पुट सर। मतलब ये तो मैंने सोचा नहीं था कि कैसे क्रिकेट को हम हमारे फाइनेंशियल प्लान और म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सर। इसी के साथ एक आगे का सवाल ये है कि SIP वर्सेस ट्रेडिशनल गोल्ड वर्सेस बैंक डिपॉजिट्स, अभी ईच एसेट क्लास हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हमें किसी भी एसेट क्लास को ना नीचा दिखाना है ना ऊपर उठाना है। तो इनके अगेंस्ट कंपैरिजन आप लोगों को कैसे समझाते हैं? बिकॉज हमेशा मैंने ये देखा हुआ है, या जनरल एक विचार सरणी ऐसी होती है कि यार मुझे ना सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे सिर्फ मैंने जो पारंपरिक नॉलेज में लेता आया हूँ, मुझे जो सिखाया गया है, मुझे जो बताया गया है, मुझे उसी पे चलना है, जो गलत बात नहीं है, बट इनोवेशन की कमी है। तो ये जो है कंपैरिजन, आप लॉजिकली लोगों को कैसे समझाते हैं इसके बारे में? ओके, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। ओके, अभी समझो पूना में घर लेना है तो वो कितना प्राइस रहेगा? 1 BHK 2 BHK, आप तो पुणे से है तो कितना प्राइस रहेगा 2 3 BHK BHK का? का तो 1 CR प्लस तो जा ही रहा है, Okay. एनी विच वेज, इन अ गुड डिसेंट लोकेलिटी। ओके, मैं जहाँ रहता हूँ उधर ऑलमोस्ट 2 CR है। करेक्ट ओके, 3 BHK का प्राइस। करेक्ट तो लोग क्या करते हैं, मैं तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि समझो 50 लाख का या 1 करोड़ का घर लेते हैं और 20-25 हज़ार रेंट पे लगा देते हैं उसको। ओके, 1 करोड़ का घर ले लिया 2 BHK समझो, और 25 हज़ार रेंट आ रहा है। लोगों को लगता है कि 25 हज़ार रेंट आ रहा है तो साल का कितना हो गया? 3 लाख रुपए। तो पहले ही 1 करोड़ का 3 लाख रुपए मीन्स 3% हो गया। ओके, एक्चुअली 3% नहीं है। कैसा नहीं है वो मैं बताता हूँ। वो 25,000 का जो रेंट है उसमें आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस ओनर पे करता है नॉर्मली। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है जो ईयरली, वो माइनस करना है, ये माइनस करना है, 2-3 साल के बाद कलरिंग करके देना है, उसका खर्चा माइनस करना है।
प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप ओनर को देखना है। Correct. तो ये 25 में से वो सब निकाल दिया तो 20,000 भी नहीं आता है हाथ में। हम्म, ओके, तो 20,000 इंटू 12 कर दीजिए और 2.4 हो गया, करेक्ट, मीन्स 2.4 लैक्स हो गया। करेक्ट, तो 1 करोड़ का 2.4 लैक्स रिटर्न मीन्स 2.4% हो गया। एब्सोल्युटली, और महंगाई कितनी परसेंट से बढ़ रही है? 6.5, 6.5, 7.5। एजुकेशन में तो 12 to 14% भी है। करेक्ट, ओके, मीन्स किस सेक्टर से आप महंगाई जोड़ते हो वो अलग अलग है। तो समझो महंगाई 7-7.5% से जो बढ़ रही है और आप रिटर्न्स ले रहे हैं 2.4% से, तो ये कौन सा मीन्स बच्चों को समझो मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 7 या 8 चॉकलेट दूंगा एक हाथ में और ये इसमें 3 चॉकलेट दूंगा, कौन कौन सा चॉकलेट लेगा बच्चा? तो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा है वो लेगा ना। करेक्ट, करेक्ट, जो बच्चे को छोटा 5 साल के बच्चों को जो समझ है वो हमें समझ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कागज पे वो कभी लिखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। ये मैंने समझा दिया, उनका ही घर रहता है, रेंट पे गया होता है, उनको बस कैलकुलेशन करके दिखा दिया। 2.4-2.5% से ज़्यादा रियल इस्टेट के रिटर्न्स जाते नहीं है पुणे में, तो मैंने देखा। और ऑल ओवर इंडिया वैसा ही सिचुएशन है, कम ज़्यादा। एक हाथ दो कमर्शियल का है 3% के करीब जाता है। गोल्ड का देखते हैं तो पिछले 25 ईयर्स का जो रिटर्न्स देखा है वो 7-9% है। और 7% से तो महंगाई बढ़ रही है, तो हम पैसा कहाँ कमा रहे हैं? रियल इस्टेट में तो गवा रहे हैं, सोने में तो 2% ही वो, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई तो कम करनी है, उसके बाद जो नेट रिटर्न है देखते हैं तो 2% ही है। करेक्ट, तो इतने कम परसेंट में आपकी ग्रोथ होगी कैसे? और समझो वही हम म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो इलिस्ट्रेशन ही 12% का हम दे सकते हैं। करेक्ट, तो 12% का इलिस्ट्रेशन दे दिया, 7% समझो महंगाई निकाल दी तो भी 5% मिलेगा। और कोई भी जो अभी ट्रेडिशनल एसेट है उससे ज़्यादा ही रिटर्न्स है। करेक्ट, मगर वो भी आप सोच समझ के करते हैं तो 12% से ज़्यादा ही भी मिलने के कितने चांसेस, नहीं, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। करेक्ट, ओके, बट मैं वो नहीं बोलूँगा, मगर 12% हम ग्राउंड लेवल पे भी सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होना बहुत ही आसान है। बस आपको ना समझना चाहिए कि मेरे लिए जो अच्छी चीज़ है वो समझनी चाहिए। और आप सेफ्टी के बारे में भी आपने एक बोला था कि करेक्ट, हाँ, तो आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करोगे, ट्रेडिशनल छोड़ के या अलग से रूट्स नहीं ढूंढोगे तो आप अनसेफ हो, क्योंकि आप बढ़ ही नहीं रहे। ओके, और बाइबल में भी लिखा है कि जो चीज़ बढ़ती नहीं वो पेरिश हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट, ओके, मीन्स मैं पूरे हिंदुइज्म का भी स्टडी किया है, क्रिश्चियनिटी का भी है, जैनिज्म का भी है, बुद्धिज़्म का भी है। मैं इसलिए अलग अलग रेफरेंसेस दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। करेक्ट सर। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे आपका व्यू जानना है एसेट एलोकेशन के बारे में। ओके, तो एसेट एलोकेशन के लिए अभी फिर से मैं वो एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, हाँ, तो वो पारंपरिक सोच लेके ही आते हैं। करेक्ट, तो उनके जो पुरखों से जो चला आ रहा है वही प्लान, पहले तो रियल एस्टेट ले चुका होते हैं, कोई ज़मीन ले चुके, प्लॉट ले चुके, फार्म हाउस लिया है, या एक घर ले लिया या दूसरा घर ले लिया, उसका EMI 25-30 साल तक भरना है। थोड़ा सा शादी में गोल्ड ले लेते हैं, या वाइफ के लिए या इसके लिए और गोल्ड आता है घर में। उसके बाद क्या आता है, तो पिताजी बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट करो, तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट निकाला होता है। कुछ बहुत सारी पॉलिसीज ले चुके हैं, वो उसमें 10 या 20 लाख का कवरेज है, मगर 80,000 का साल का प्रीमियम भर रहे होते हैं। ओके, तो ये सब लेके हमारे पास आते हैं जो महंगाई को उनके रिटर्न्स बीट ही नहीं कर पाते। तो मैं जब उनको समझाता हूँ कि पूरा हम वो सब कैश फ्लो एनालिसिस होता है, उनका एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम चेक करते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई इसने 2 करोड़ रुपए का उसका एसेट बनाया है, बट वो यील्ड उसका जो है वो 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है। करेक्ट, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी आपने पूरा रियल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अभी आपको ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा। तो बोलते कितना लाना पड़ेगा? मैं बोलता कि आपका जो बचता है, ओके, जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसको 100% अभी चेंज करना है, क्योंकि आपने 20 साल तक बस पूरा ट्रेडिशनली प्लान इकट्ठा किया है।
तो मैं उनको 100% इनका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल चेंज करने के लिए बोलता हूँ। आप बोलोगे कि 100% क्यों? समझो उसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1 लाख रुपए, ओके, तो 1 लाख रुपए वो साल में बचाएगा कितना? तो 12 लाख रुपए। बराबर 10 साल में कितना बचाएगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मीन्स उसका 2-3 करोड़ का जो 15 साल 20 साल में एसेट इकट्ठा किया है, 10 साल ये पूरा 100 पोटेंशियल पे भी जाता है तो 1 करोड़ 20 लाख ही जमा करता है। मीन्स वो 30% भी नहीं आता है अभी के कंपेरेटिवली, वो ऐड किया तो 30% भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिसने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है वो दे शुड मूव आउट कम्प्लीटली, चेंज योर माइंड सेट एंड आप उसमें भागना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये काफ़ी इंसाइटफुल रहा ये कॉन्वर्सेशन, मतलब आई थिंक व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा आपसे सीख मिले कि कैसे माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। आई थिंक आपके साथ बात करके ये एक तो मुझे समझ में आ गया कि नंबर्स आर ऑलवेज अचीवेबल, नंबर दीज आर ऑल नंबर्स, लेकिन वो माइंडसेट अचीव करना ये सबसे बड़ा टास्क है। परफेक्ट, आपने सही बोला, क्योंकि कोई भी चीज़ अचीव करना है ना वो 3 लेवल पे काम होता है, ओके। तो 3 लेवल पे कैसे? तो समझो आपको जो बनना है वो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके सोच में आना चाहिए, ये तो पहला लेवल है। दूसरा लेवल है कागज पे उसको उतारना, प्लान बनाना। करेक्ट एंड तीसरा लेवल है एग्जीक्यूट करके वो अचीव करना। करेक्ट। तो आपने आपकी सोच चेंज नहीं की तो आप उस लेवल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कागज पे आने ही वाला नहीं है, सेकंड फेज में आप जाओगे ही नहीं। तो पहली अपनी सोच इतनी ऊंची रखो, ओके। वो बोलते हैं ना कि आसमान को छूने की इच्छा रखो, कम से कम आप 4, और क्या बोलते हैं, आपकी ऊंचाई उतनी बढ़ जाएगी। करेक्ट करेक्ट सर। इसके साथ हमारा नेक्स्ट सेगमेंट एक रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस है। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जो आई थिंक बहुत कॉमन से सवाल है सर, मतलब ये हमेशा आप आई थिंक आपने काफ़ी सुने भी होंगे। तो कैन यू टेल मी, इज देयर अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन SIP? इज देयर एनी अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन SIP? एवरी डे इज बेस्ट। क्यों? अच्छे काम करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट। एनी स्पेसिफिक अमाउंट टू स्टार्ट एन SIP विथ? द मिनिमम अमाउंट इज 100 रुपीज़। मैं बोलता हूँ कि कोई पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता हो, उसका पोटेंशियल 2000 है, तो मैं बोलता हूँ 2100 से शुरू करो, क्योंकि वो शुभ आंकड़ा माना जाता है और ऑस्पिशियस नंबर है तो लोग तैयार भी हो जाते हैं। तो 2000 जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच के आया है उसको 100 रुपीज़ बढ़ाने का बोलता हूँ, तो उसमें कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है? एटलीस्ट 0.5% ही इज हैविंग स्ट्रेच गोल। Nice. What's a good investment horizon for SIP or any mutual fund investment? पहली चीज़ है कि ज़िंदगी भर करो, Okay. दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि ज़रूरतें ख़त्म नहीं होने वाली है, ज़रूरतों को आपको संभालना है और ये इन्वेस्टमेंट आप ज़िंदगी भर करते रहो, उससे बेनिफिट लेते रहो। करेक्ट। तो आप चाहते जितना लंबा हम खींचे उसको उतना हाँ, अच्छा क्योंकि है। और हम क्या चाहते हैं, पूरे जो इंडियंस है वो आपका जो पूरा वेल्थ है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, Absolutely. जो सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट तो आप शुरू करो, आपके बच्चों को भी सिखाओ, करेक्ट। ओके। तो ये तो जनरेशन्स तक इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो होना चाहिए। अच्छा है सर। एक सवाल ना काफ़ी आता है, SIP का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए? आपके कमाई के हिसाब से होना चाहिए, ओके। क्योंकि जो सैलरीड है हम्म। वो तो मंथली एक बार सैलरी आएगी, मगर Correct. हम तो पूरे महीने उसका स्प्लिट करके लेते हैं, एक Correct. ही दिन हम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। करेक्ट। अभी हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मीन्स हमारे फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, तो चाय वाले हैं, डेली चाय वो कितना बचा सकता है उतना हम लेते हैं, वो 100 रुपये भी दे रहा है, ओके, मगर डेली दे रहा है। तो उसके लिए जो बनता है वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेच करता है, तो हम क्यों नहीं करें? करेक्ट। और हर दिन अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि हमारी जो लक्ष्मी पूजन जो होता है अमावस्या के दिन पे है। करेक्ट करेक्ट। ओके, जहाँ से नीचे जाना नहीं है, उससे ऊपर ही उठना ऊपर ही है। उठना है। करेक्ट। तो हर दिन अच्छा है, तो Correct. डेली भी जा सकते हो आप। अच्छा सर, ये एक सैलरीड पर्सन को लेके सवाल है। आई मीन दैट आल्सो कवर्स अप अदर पीपल एज वेल जो डेली कर रहे हैं। इज देयर एनी आइडियल डे फॉर एन SIP?
मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि शुभ मुहूर्त वाला टाइप, बट अगर कोई इंसान सैलरीड है, ये है, उनकी सैलरी होने के बाद कितने समय में उन्होंने वो एसआईपी के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अमाउंट बाजू में रखना चाहिए, बिकॉज उनके एसेट्स अलग है, उनकी लायबिलिटीज अलग है, ईएमआई डाल रहे हैं, तो इसका बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता पहली है? चीज तो मेरे ख्याल से तीसों मीन्स जो पूरे दिन है, पूरा महीना आइडल है, ओके, कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट मैं अभी किसी को, आपने जो बोला कि ईएमआई चालू है, तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि एसआईपी ऐसे अकाउंट से शुरू करो कि जहाँ पे आपके जिस अकाउंट से आपके खर्चे नहीं जाते। ओह, ओके। ओके, तो समझो 1 लाख रुपए आपकी लायबिलिटीज 50,000 है, ईएमआई और ये पकड़ के 50,000 दूसरे अकाउंट में मूव करो और उससे एसआईपी करो, तो इसको टच नहीं करोगे तो पूरे महीने हम कभी भी 30 दिन एसआईपी ले सकते हैं आपका। ओके, ये ओके, एक नया थॉट प्रोसेस अच्छा अच्छा लगा मुझे। आई विल आल्सो थिंक अबाउट इट। श्योर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ, बहुत इंसाइटफुल रहा। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिलेगी इस चीज़ से, और मुझे तो बड़ा इंसाइटफुल रहा आपके साथ बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट? मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। यस, मैं करता हूँ। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय।